हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। सो मैकेनिक्स में जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था पैरेलल फोर्स सिस्टम और उस पर कुछ जो है न्यूमेरिकल्स, एक दो न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे। तो इस लेक्चर में हमको वो कुछ और डिफरेंट टाइप के जो है पैरेलल फोर्स सिस्टम बेस्ड न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने कपल के बारे में डिस्कस किया था और कुछ टर्म्स जो है, कुछ कंक्लूजन जो कपल फोर्स के लिए जो पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट वो हमने डिस्कस करे हुए थे। तो उसको जो है हम थोड़ा सा जो कपल फोर्सेस होती हैं या जो कपल फोर्सेस के आघूर्ण होते हैं, मोमेंट होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसको हम देखेंगे। उसके बाद जो है कपल पे बेस्ड इस लेक्चर में कपल फोर्स पे बेस्ड कुछ जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है डिफरेंट टाइप की वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में कपल के बारे में पढ़ा था कि कपल फोर्सेस किसको कहते हैं और ये इनकी डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे कि जो कपल फोर्सेस हैं उनका जो मोमेंट होगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट या एक्सिस के अलोंग, वो जो मूवमेंट होगा वो संपूर्ण जो आपकी मूवमेंट्स होगी उनके आघूर्ण के बराबर होता है, ये हमने देखा था। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ कपल है, कपल फोर्स, उसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टीज हमारी क्या कहती है कि अगर कपल जो फोर्स है उसका जो मूवमेंट होता है वो एक सदिश राशि होती है। हाँ बिल्कुल होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो कपल होता है, मान लीजिए दो फोर्सेस एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से होकर नहीं जाता है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट डायरेक्शन उनका क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसी जो फोर्सेज होती हैं वो क्या करती हैं, एक कपल फोर्स जनरेट करती हैं। अब उसको हम क्या करें, अगर उसको बैलेंस करना चाहें तो एक फोर्स से हमारा कतई बैलेंस नहीं होगा, उसके लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का जो है मोमेंट चाहिए होगा। तो इन फोर्सेस की अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो दो डायरेक्शन में हो सकती हैं। ये क्या करती हैं, एक रोटेशनल फोर्स जनरेट करती हैं जो इसका मूवमेंट होता है। और इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, इसकी अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट यही कह रहा है कि ये सदिश राशि होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी राशि जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है साथ ही साथ डायरेक्शन होता है, तो ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। उसके बाद बात करें, जो कपल होता है यानी कि बलयुग्म होता है, वो लीनियर मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? जैसा कि हमने पहले ही बताया कि अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं बट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जो इनका नेट इफेक्ट होगा यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों फोर्सेस का होगा वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो ऐसे केस में जो रिजल्टेंट हमारा जीरो हो जाएगा तो कोई भी लीनियर मोशन प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कपल होता है वो केवल एक बल द्वारा संतुलित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका परिणाम ही शून्य होता है। हाँ, जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताया कि कपल फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जैसे ये दो फोर्सेस मिलकर क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर प्लेन में रोटेशन प्रोड्यूस करती हैं। तो इनको हम किसी सिंगल फोर्स से हमने एग्जांपल लेके भी जो है वो डिस्कस किया था कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी कपल फोर्स है। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए
जैसे ये मान लीजिए एक फोर्स एफ है जो कि बीसी की डायरेक्शन में लग रही है, एक फोर्स, और ये फोर्स एफ जो है बीसी की डायरेक्शन में कार्यरत है। इससे डी डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर ओ पे जो है दो फोर्सेस सेम एफ के मैग्नीट्यूड की बट एक दूसरे के अपोजिट कार्यरत है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से ये दूसरे इसका कोई नेट इफेक्ट हमारा नहीं पड़ेगा, ये हमने केवल ड्रा कर लिया है। अब देखिए जो ये फोर्स बीसी के अलॉन्ग लग रही है एफ, ये और जो ओ के डाउनवर्ड लग रही है एफ, ये दोनों मिलकर एक कपल फोर्स जनरेट करेंगी और कपल की वैल्यू कितनी होगी एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। अब ये फोर्स हमारी एक बच जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस कपल को क्या करेगी, ये फोर्स अकेले बैलेंस नहीं कर पाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो कपल फोर्स होती है उसको किसी सिंगल फोर्स के द्वारा जो है सिंगल फोर्स के द्वारा उसे बैलेंस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका परिणामी क्या होता है सदैव शून्य होता है। अगर बात करें जो हमारा बलयुग्म होता है यानी कि कपल होता है, उसका जो आघूर्ण है किसी भी पॉइंट के क्या नाम है किसी भी पॉइंट के अलॉन्ग, वो आघूर्ण हमेशा के लिए ही जो है वो होता है कांस्टेंट, मतलब कि चेंज नहीं होगा, आप चाहे किसी भी पॉइंट के अलॉन्ग जो है आघूर्ण निकाल लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है किसी पिंड पर अगर दो कपल काम कर रहे हैं जिनके आघूर्ण बराबर है, ठीक है, परंतु क्या है विपरीत है। तो अगर देखिए मान लीजिए कोई भी बॉडी है जिसपे दो बल आघूर्ण कार्यरत है, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन उनकी अपोजिट है, तो वो क्या करेंगे कि बॉडी को बैलेंस कंडीशन में ले आएंगे या मेंटेन रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि एक ही सरफेस में स्थित कई बलयुग्म का परिणाम ही एक बलयुग्म होता है। ये हम अभी इसके प्रीवियस में भी देख चुके हैं कि अगर किसी एक प्लेन में कार्यरत क्या नाम है कई कपल फोर्सेस हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक कपल ही होगा। अब आइए पैरेलल फोर्सेस के कुछ क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि और किस टाइप की जो है न्यूमेरिकल जनरली पूछे जा सकते हैं। चलिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है दो सदृश समांतर बल पी क्यू क्रमशः ए बी पर कार्य करते हैं। थोड़ा सा ये कट गया है, यहाँ पे बी पॉइंट है और यहाँ पे ए पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो है एक दूसरे के समांतर है और पॉइंट ए और बी पर कार्यरत है। पी से इन बलों की जो दूरी है समांतर दूरी एक्स दूरी पर हटा दिया जाए। देखिए कह रहा है कि दो सदृश समांतर बल P और Q क्रमशः पॉइंट और A और B पे कार्यरत है। यदि P को इसी के समांतर x दूरी पर हटा दिया जाए, यानी कि ये जो हमारा फोर्स P है इसको हम पैरेलली ही डिस्प्लेस्ड x डिस्टेंस कर देते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि Px बाई पी क्यू जो रिजल्टेंट होगा वो Px बाई पी क्यू P प्लस क्यू दूरी तक हटेगा, यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना हट जाएगा पी एक्स बाई पी क्यू। अब मान लीजिए यहाँ बी है, बी पॉइंट पे क्यू कार्य कर रहा है, ए पॉइंट पे पी कार्य कर रहा है, तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट था वो सी पे था। अब अगर हम ए पे जो कार्यरत फोर्स पी है उसको हम ए से हटाकर एक्स डिस्टेंस पैरेलल बी की डायरेक्शन में पॉइंट ए डैश पर ले आते हैं, तो हमारा कितना रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना शिफ्ट होगा।
यही हमको जो है वो निकालना है। अब अगर बात करें, अगर हम p को x डिस्टेंस उठा के a डैश पे लाते हैं तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, p इंटू a डैश c डैश। a डैश c से हटके c डैश हो गया। तो देखिए, तो हमें क्या ज्ञात करना है कि जो हमारा रिजल्टेंट पॉइंट था वो कितना आपका शिफ्ट हो गया। तो बात करें अगर रिजल्टेंट के शिफ्ट होने की, तो अगर हम इनिशियल मूवमेंट की बात करें, जो आपका कपल का मूवमेंट था, तो आपका कपल का मूवमेंट एक तरीके से देखें क्या होगा यहाँ पे, जब ए क्या होगा, ए पॉइंट पे और सी सी डैश पे, ए डैश पे और सी सी डैश पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा जो आघूर्ण होता है वो कपल जो जनरेट करने वाली फोर्सेस होते हैं उसमें से कोई एक फोर्स, और उस फोर्स से उन दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस ही उनका मल्टीप्लिकेशन हमारा आघूर्ण होता है। तो अगर हम बात करें, तो अगर हम सी डैश पॉइंट जो कि रिजल्टेंट यहाँ पे है उसके अबाउट अगर हम जो है कपल लेते हैं तो मोमेंट लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, P इंटू ए डैश सी डैश और उधर Q इंटू बी डैश सी डैश, बी सी डैश क्योंकि B अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है। तो यहाँ से आप देखेंगे P अगर कॉमन लेंगे तो ए डैश सी प्लस सी डैश सी, ए डैश सी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश सी डैश को हम ए डैश सी यानी कि जो पुराना आपका जिस पे रिजल्टेंट था उसकी डिस्टेंस और प्लस सी डैश सी जो शिफ्टेड डिस्टेंस है। अब सी डैश सी कितना होगा, सी डैश सी हमारा जो ए डैश सी है, ए डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस ए डैश, और ए डैश की वैल्यू आपको एक्स दी हुई है तो ए सी माइनस एक्स हो जाएगा सी प्लस सी डैश सी। और यहाँ पे जो बी सी डैश है उसको बी सी माइनस सी सी डैश कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो P डॉट ए सी, P डॉट ए सी यानी कि पुराना वाला जो आपका मूवमेंट होगा वो ये हो गया, इंटू P डॉट एक्स प्लस P डॉट सी सी डैश और Q डॉट बी सी और Q डॉट सी सी डैश। अब यहाँ पे दोनों को इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे जो P डॉट ए सी था यानी कि C पॉइंट पे जो P का आघूर्ण था और जो B का आघूर्ण था वो दोनों क्या है, इक्वल होते हैं क्योंकि बॉडी संतुलन में है। तो P डॉट ए सी और Q डॉट बी सी इसको आप क्या करेंगे, ये इक्वल होते हैं तो इसको नलीफाई कर देंगे। अब यहाँ क्या बचेगा, माइनस P डॉट एक्स प्लस P डॉट फी सी डैश, और इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा Q डॉट फी सी डैश। तो अब सी सी डैश आपको दो जगह दिया हुआ है तो आप सी सी डैश को कॉमन ले लीजिए, तो P प्लस क्यू डॉट फी सी डैश और इसको उधर भेजेंगे पॉजिटिव हो जाएगा P इंटू एक्स। तो इस तरीके से जो सी सी डैश जो कि हमारा कितना जो आपका रिजल्टेंट पॉइंट है वो कितना शिफ्ट हुआ, ये सी सी डैश हमारा डोनेट करता है, डिनोट करता है। तो सी सी डैश यहाँ से आप निकाल लेंगे P डॉट एक्स अपान P प्लस क्यू, यही आपको जो है प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो 3.22 में आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि दो असमान विपरीत दिश समांतर बल जिनका मान 15 न्यूटन तथा 10 न्यूटन है एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर कार्य कर रहे हैं। परिणामी बल का मान तथा क्रिया रेखा ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे क्या है कि दो असमान यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा नॉट इक्वल होगा, और डायरेक्शन क्या होगी दोनों फोर्सेस की एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो दो असमान लेकिन एक दूसरे की ये दोनों फोर्सेस क्या होंगी पैरेलल होंगी। तो दो असमान दिश समांतर बल जिनका जो मान जो है वो 15 न्यूटन और 10 न्यूटन है, वो एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर कार्य कर रहे हैं। अब परिणामी बल का जो मान है और उनकी क्रिया रेखा वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो मैंने आपको जब पैरेलल फोर्स सिस्टम पढ़ाया था, सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जब जो दो पैरेलल फोर्सेस एक दूसरे के विपरीत और असमान होती हैं, तो ऐसे केस में जो उनका रिजल्टेंट होता है वो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बड़ी फोर्स हमारी क्या है 15 न्यूटन और छोटी फोर्स है 10 न्यूटन। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो 15 माइनस 10 यानी कि 5 न्यूटन होगा। अब जो परिणामी बल है उसकी क्रिया रेखा बड़ी फोर्स की दिशा यानी कि बड़ी फोर्स के पैरेलल होगी और उसकी दिशा में होगी। यानी कि बड़ी फोर्स हमारी ये है, तो मान लीजिए कि यहाँ से एक्स डायरेक्शन पे, क्योंकि आपने जब सेकंड केस देखा था पैरेलल फोर्स सिस्टम का, तो उसमें आपने ये पाया था कि जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स होगी वो क्या होगी, उसकी पोजीशन वो बड़ी फोर्स के पैरेलल होगी, उसकी दिशा में होगी तथा उसके साइड में होगी। अब मान लीजिए हम मान रहे हैं कि एक्स डिस्टेंस पे जो है हमारी रिजल्टेंट फोर्स है, तो जो पी फोर्स है उसका मूवमेंट अबाउट जो आपकी ये फोर्स पी है उसका मूवमेंट अबाउट रिजल्टेंट पॉइंट ये कितना होगा पी इंटू ए एम, और जो क्यू फोर्स है उसका अबाउट मूवमेंट अबाउट दैट पॉइंट, ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। देखिए, तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था सेम वही कंडीशन है कि जो रिजल्टेंट है उसके अबाउट हम मोमेंट लेंगे। तो यहाँ पे अगर उसके अबाउट मोमेंट लेंगे तो जो फोर्स 15 न्यूटन है या जो आपकी फोर्स पी है उसका जो है डिस्टेंस क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। तो पी इंटू एम बराबर क्यू फोर्स दूसरी फोर्स इंटू बी से एम के डिस्टेंस। अब देखिए पी इंटू ए एम बराबर क्यू की जगह पी स्क्वायर क्यू रख दीजिए, तो पी स्क्वायर क्यू इंटू बी एम, और इस तरीके से जो है क्यू इंटू एम बराबर पी इंटू बी एम। तो कुल मिला के जो पहले आघूर्ण था वही अभी भी आघूर्ण है रिप्लेस करने के बाद। देखिए ये पहले आघूर्ण ये था मूवमेंट, अभी क्या है वही है, बस केवल क्यू इंटू बी एम पहले पीछे था अभी ये आगे हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्रिया रेखा होगी वो प्रभावित वो क्रिया रेखा हमारी प्रभावित नहीं होगी क्योंकि मूवमेंट जो है सेम आ रहा है। तो इस तरीके से जो है जो आपके पैरेलल फोर्स सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चंस थे वो आपने देख लिए। उसके अलावा जो कुछ न्यूमेरिकल जो है आइए हम देखते हैं आपके मूवमेंट कपल पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल जो है वो आइए डिस्कस करते हैं, क्योंकि कपल के बारे में हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस किए हुए थे। अब कपल फोर्सेस का कुछ एग्जांपल जो है आइए वो हम डिस्कस करते हैं।
तो देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में कि फिगर में जो है धुरे के सिरे पर एक कपल फोर्स जो है लग रहा है, उसका उसकी जो मैग्नीट्यूड है फोर्स की वो और उसकी नेचर जो है वो पूछा जा रहा है। अब देखिए अब ये धुरा है जिसपे एक कपल फोर्स कार्य कर रहा है, ये धुरा है, ये इस पर एक कपल फोर्स कार्य कर रहा है। तो 5 न्यूटन की वजह से जो आपका मूवमेंट होएगा, टर्निंग मूवमेंट, वो कितना होएगा 5, यानी कि वन ऑफ द कपल फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी इन दोनों के बीच में 1 मीटर है। सेम ऐसे तो इस तरीके से 5 न्यूटन मीटर जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका लगाएगा। उसी तरीके से 7 न्यूटन मीटर जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ये भी क्या होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर बात करें कि इनका परिणामी बल युग्म, तो इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड कर देंगे, तो हमारा 12 न्यूटन मीटर का जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका फोर्स वो कार्य करेगा। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक कोई बॉडी है, उसको संतुलन में रखने के लिए बलयुग्म का मान तथा प्रकृति ज्ञात करनी है। तो अब देखिए यहाँ पे एक जो ये बॉडी है उसके क्रॉस सेक्शन पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक आपका 0.5 मीटर पे फोर्स 40 किलो न्यूटन जो है वो कार्य कर रहा है, ठीक है। और सेम अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम पोजीशन पे एक फोर्स काम कर रहा है। तो अगर बलयुग्म द्वारा जो फोर्स जनरेट किया जा रहा है उसकी बात करें, तो दोनों में से कोई एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखिए यहाँ भी 0.5 है, यहाँ भी 0.5 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई 1 मीटर हो गई। और ये जो फोर्सेज हैं ये उनमें से हम एक फोर्स को लेते हैं जो कि 40 किलो न्यूटन है। तो इस तरीके से जो लगने वाला आघूर्ण है उसकी वैल्यू हमारी 40 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगी। अब बात करें कि कह रहा है संतुलन में रखने के लिए आवश्यक बलयुग्म का मान तथा प्रकृति बताइए। तो ये जो जितना जो है आपका जनरेट हो रहा है मूवमेंट, उतना ही जनरेट मूवमेंट हमें अपोजिट डायरेक्शन में इसको बैलेंस करने के लिए चाहिए होगा। तो अगर इसकी जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है, तो हमें सेम डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज और 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किलो न्यूटन पर मीटर जो है उसका हमें मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, यानी कि दैट इज इट इज क्लॉकवाइज, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, ठीक है। तो ये जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके कपल पे हैं वो ऑलमोस्ट जो है इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस और कुछ एडवांस क्वेश्चन हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारी एक टॉपिक बची हुई है आपकी यूनिट सेकेंड की, उसको भी हम अगले लेक्चर में उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम बस इतना ही देखते हैं। और आप लोग जो न्यूमेरिकल है कपल पे एंड सेकेंड यूनिट में जो भी टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़े हैं उस पर बेस्ड आप लोग न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करिएगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।